Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome on Sankalp Bharat. So कैसे हैं आप सभी? How you all? कैसी चल रही है बच्चों प्रिपरेशन? बढ़िया। तो उसी प्रिपरेशन को एक और लेवल आगे लेके जाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं द कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। और आज मैं आप सभी को एक ऐसा कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन आना ही आना है। मजा आ जाएगा आप सभी को। और ये आप खुद सेशन के एंड में बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, गारंटीड है कि आप ये बोलोगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जी हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गारंटीड क्वेश्चन। लैम्बडा मैक्स कैसे निकालना है, लैम्बडा मीन कैसे निकालना है, लैम्बडा अल्फा क्या होता है, बीटा स्पेक्ट्रम क्या होता है, एवरी डैम थिंग, हर एक चीज, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फन, ब्रैकेट, लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला, लैम्बडा मीन का फॉर्मूला, किसके लिए क्या करना है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। इसके ऊपर हर साल एक सवाल पूछा जाता है और आपको भी वो सवाल आना चाहिए। इसीलिए हियर आई एम विद द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सारे शॉर्टकट बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। ये आपको डिटेल्ड सेशन रहेगा जिसमें आपको हर एक चीज का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, वी आर लर्निंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ध्यान में आप सभी को मैं साथ में PYQs भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक एंड हियर वी आर फॉर द लाइन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले आप इस नाम का मतलब समझिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा, हाइड्रोजन की ही एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रम्स दो प्रकार की हो सकती है। स्पेक्ट्रम यानी कि क्या, कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, किसी भी एटम के लिए बात कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग फॉर हाइड्रोजन इन दिस केस। तो हाइड्रोजन में कोई भी, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से ऊपर की ऑर्बिट में जाना चाहे तो उसको कुछ तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, है ना। यही बोर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है ना। तो वो एनर्जी जो लेनी पड़ेगी वो उस ऑर्बिट में रहने के लिए लगती हुई एनर्जी और ऊपर की ऑर्बिट में लगती हुई एनर्जी का डिफरेंस, जितनी एनर्जी लेके ही ऊपर जा सकता है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जीज, या एनर्जी तो एक आप बोल सकते हो ना, एनर्जी तो लाइट के फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करके अपनी हायर ऑर्बिट में जा सकता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन हम यहां पे पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि जब भी हमारे पास वो हाइड्रोजन के अंदर का वो एक इलेक्ट्रॉन हो, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आए, सेकंड से फर्स्ट आए, थर्ड से सेकंड आए, फिफ्थ से फर्स्ट, ऐसा कोई भी ट्रांजिशन करे, उस केस में उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में, अगर हायर ऑर्बिट में है तब उसके पास अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लोअर ऑर्बिट में रहना है तो उसको कुछ एनर्जी बाहर फेंक के आनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर ऑर्बिट में रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही उसके पास होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी बाहर फेंक के फिर लोअर ऑर्बिट में आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एमिट कर देगा। अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज, कौन सी एनर्जी, कौन सी वेवलेंथ एमिट करता है, उसका अगर हम ग्राफ बना ले तो उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और हमारे पास ये जो ग्राफ बनते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, एमिशन स्पेक्ट्रम के, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बनते। यानी कि हमने एक फ्रीक्वेंसी दी 1 हर्ट्ज, दूसरी दी 2 हर्ट्ज, तीसरी दी 3 हर्ट्ज, चौथी दी 4, हर एक फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अदरवाइज हम उसको हर एक फ्रीक्वेंसी पे हमारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो बनाते हैं वो कंटिन्यूअस होती है कि एवरी फ्रीक्वेंसी कैन बी एब्जॉर्ब्ड। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तो हर कोई फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकता। समझ में आ गया, वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही एमिट करता है। और इसीलिए हमारी जो एमिशन स्पेक्ट्रम बोलो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कोई भी स्पेक्ट्रम हो, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। कुछ वैल्यू एमिट की, कुछ नहीं की, कुछ वैल्यूज एमिट करता है, वापस कुछ नहीं करता है। तो वो स्पेसिफिक वैल्यूज को ही एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसी चीज को आपको बोर्स थर्ड पोस्टुलेट में सिखाया गया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम डाउन
will be equal to the difference of energy level in both the orbits, और energy required to go up will be also equal to difference of energy level. उसके बीच की कोई भी amount of energy दे दो या ले लो तो नहीं चलेगा, है ना. तो यही बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है. लाइन यानी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. तो इसीलिए हम जो यहां पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है. बेटा आपको मेरा ना एक ही गोल होता है, एक कंसेप्ट के ऊपर 100-150 सवाल बन सकता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट उसके पीछे एक ही होता है. तो जब मैं आपको सिखा रहा हूं मैं उन सारी बातों को बता दूं ताकि उसके ऊपर कोई भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सवाल पूछे आप उसे अटेम्प्ट कर पाने चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं. समझा? सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन वेरी मच डिटेल. आपको पता होना चाहिए कि सर ने ऐसा नाम क्यों लिखा है. एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द रीजन. दिस इज फिजिक्स नॉट अ मैजिक. ओके, यहाँ कुछ जादू से नहीं होता, सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ होता है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. चलो लेट्स गो अहेड. अब हम करते हैं यहाँ पे आंसर की बातें आगे थोड़ी. हमारे पास ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने हाइड्रोजन एटम लिया है. हाइड्रोजन एटम में बीच में हो गया न्यूक्लियस, तो उसकी तो बात करो ही मत, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है. कई बच्चों को क्या लगता है पता है, हाइड्रोजन जो एटम है ना उसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. नहीं, हाइड्रोजन एटम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है. प्लीज मेक श्योर आप इसे याद रखिएगा. इसीलिए उसका एटॉमिक मास नंबर भी एक बताया जाता है और एटॉमिक नंबर भी एक बताया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. बाकी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के पास जरूर होता है. आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स कौन से जरूर बताइए, है कि नहीं. चलो, ऐसे में बहुत सारे सवाल आपसे पूछूंगा यार. जो बच्चा सारे जवाब देता है ना, आई विल डेफिनेटली लाइक योर कमेंट और मैं आप सभी को जवाब भी दूंगा, ठीक है. आई विल सेंड यू द हार्ट. ओके, एनी विच वेज लेट्स गो अहेड. तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो हमने पढ़ा कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इतनी सारी ऑर्बिट्स का क्या करने का है. उतनी सारी ऑर्बिट्स थोड़ी होती है. अरे बेटा, ऑर्बिट्स आर नथिंग बट एनर्जी लेवल्स. यानी कि ऑर्बिट जो होती है रियल लाइफ में से कोई रिंग एग्जिस्ट थोड़ी करती है. इट इज जस्ट अ प्लेस फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू स्टे सेफली, स्टेबली. ये होती है एक जगह जहां इलेक्ट्रॉन शांति से, सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकता है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. समझ में आ गया. तो ये हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट हो गई. इसके अलावा भी हाइड्रोजन के पास में ऑर्बिट्स होती है. कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है. अरे एवरी प्लेस इज एन ऑर्बिट. समझ में आ गया. लेकिन वो ऑर्बिट हर दूसरे पॉइंट पे नहीं हो सकती, वो एक स्पेसिफिक लेवल पे ही होती है. ये उसी लेवल पे हो सकती है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का. जिन भी बच्चे को नहीं पता मुझे बताओ ये बोर का कौन सा वाला पोस्टुलेट है. कम ऑन एवरीवन, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. इसका कौन सा वाला पोस्टुलेट है. तो जहां जहां हाइड्रोजन एटम के अंदर मोमेंटम 1h/2π होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के डिस्टेंस हो गए 1h/2π. अगर मोमेंटम 2h/2π जहां भी हो गया, जो भी डिस्टेंस पे प्रोटॉन से या न्यूक्लियस से जितने भी डिस्टेंस पे 2h/2π एंगुलर मोमेंटम होगा, उन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट यहां बन गई. फिर ऐसा नहीं कि 2.1h/2π, 2.5h/2π, वहां नहीं चलेगा. फिर सीधा 3h/2π. आप समझ रहे हो कि ये जो नंबर, ये जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ 1 2 3 4. देयर विल बी सर्टेन लेवल्स. बीच की जगह में कहीं इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता. इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता. इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता. समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आपको समझा. इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. सेकेंड ऑर्बिट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. थर्ड ऑर्बिट is called as second excited state. तो fourth orbit will be called as third excited state. समझ में आ गया? ऐसे कुछ हम बुला सकते हैं इनको. दूसरी बात जो आपको यहां पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है यहां, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देंगे तो इस ऑर्बिट से इधर भी जा सकता है और ज्यादा एनर्जी देंगे तो इधर से इधर भी जा सकता है. लेकिन उसको हमें उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जो इन दो ऑर्बिट के लेवल है, उतनी इन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस. अगर मैं मान लूं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इतनी होती नहीं है, और इस इधर रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इधर रहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए,
या तो मैं ऐसा बोल देता हूँ इधर रहने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इधर रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना है तो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको देना ही पड़ेगा आपको, तभी वो ऊपर जा सकता है। अगर आपने उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी या फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो ऊपर नहीं जाएगा, अपने में ही जाएगा, फिर एनर्जी तुरंत लूज कर देगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, समझ में आ गया? इन रियलिटी इट विल नेवर एब्जॉर्ब एन एनर्जी। उसके पास एटलीस्ट उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो ऊपर की ऑर्बिट में जा पाए। आपने 3 से ज्यादा दी, 4 दी, तो वो इधर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकाल देगा। समझ में आ गया? फिर आप अगर उसको यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी देना चाहते हो तो आपको उसको कम से कम यहां पे आपको कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो ही एब्जॉर्ब करके ऊपर आएगा। समझ में आ गया? तो कितनी एनर्जी, कौन सी एनर्जीज वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट वी आर नॉट स्टडिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक बार हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट्स में चला गया तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आते वक्त में इट विल डेफिनेटली रिलीज सम एनर्जी एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वो हम एच न्यू बोलेंगे या फिर उसको एच सी बाय लैम्डा लिखेंगे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि दैट एनर्जी कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लाइट। याद रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ दिस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, एग्जांपल बता रहा हूं, ये रियल वैल्यूज नहीं है। यहां पे रहने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो नीचे आते वक्त तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को छोड़ देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ लाइट, और वही हमें मिलती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट ऐसे आता है तो इट विल रिलीज आउट सम एनर्जी, और उसी ट्रांजिशन में क्या वेवलेंथ निकलती है, क्या फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसको हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझा? चलिए लेट्स गो अहेड विद द कंसेप्ट। अब हमारे पास में कई सारी ऑर्बिट्स, आपको समझ गया। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम बुला सकते हैं ग्राउंड स्टेट। यहां पे इलेक्ट्रॉन लास्ट यहां तक हमने ये है हमारी फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम बुला सकते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1। ये है सेकेंड जो मैंने बना दिया, वो है सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2। फिर ये है हमारे पास थर्ड ऑर्बिट विच इज n इज इक्वल टू 3, है कि नहीं? n इक्वल टू 3 ऐसे। तो अभी कभी भी हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी आ सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उस फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है उसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्बिट से सेकंड में आता है उसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्बिट से थर्ड पे आता है तब उसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्बिट से फोर्थ पे आता है तब उसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्बिट से फिफ्थ के लिए इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए पढ़ेंगे। बस 5 को ही पढ़ना है हमें, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी ये आपको रियलिटी में एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके एक स्ट्रेट लाइन वाला डायग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, हियर इज दैट डायग्राम। चलिए मेरे साथ में यहाँ पे देखिए, ये है हमारी सबसे पहली ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वैसे मुझे ये पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद से -13.4 होता है, तो उतना बहुत आप थोड़ा वेरीफाई कर लेना, बाकी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। तो -13.6 या -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आ गया? अब सेकेंड ऑर्बिट हमारे पास ये रही। क्यों ना मैं इस ऑर्बिट्स को जरा सही से बना दूं। ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू मेक इट। ठीक है, ये रही हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट ऑर्बिट, और ये आपके फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने यहां बना दिया। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट ये रही, फिर हमारे पास है सेकेंड ऑर्बिट। बेटा सेकेंड ऑर्बिट को भी मैं बना देता हूं यहां पर। ठीक है, हियर इज द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, देन हियर वी हैव द थर्ड ऑर्बिट। बेटा यहां हमारे पास एक थर्ड ऑर्बिट भी है, ये रही थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। Then we have fourth orbit. Here we have the fourth orbit.
ठीक है, ये हमारी फोर्थ ऑर्बिट है। देन हमारे पास एक और ऑर्बिट है विच इज दिस फिफ्थ ऑर्बिट। अब फिफ्थ ऑर्बिट को मैं एक काम करता हूँ, इस कलर से बता देता हूँ। हियर इज द फिफ्थ ऑर्बिट। देन वी हैव सिक्स्थ ऑर्बिट। ऐसे कितनी भी ऑर्बिट हो सकती है बेटा, वी इन टोटल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, ये हमारे पास ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ ऑर्बिट हो गई। ऐसे बहुत सारी हो सकती है, तो फिर लास्ट वाली एक बता देता हूँ, बाकी हमें कुछ और इतनी सारी तो हम नहीं बनाएंगे ना हर बार। तो ये हो गई nth ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट बहुत दूर, पता नहीं कितनी दूर है। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं आउटसाइड से आ रहा है। चलो, तो ये हमारी सारी ऑर्बिट्स हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसमें एनर्जी लेवल कितना होता है, -13.6। सेकेंड ऑर्बिट जो होती है उसका एनर्जी लेवल कुछ होता है, सेकेंड जो ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी लेवल होता है बेटा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट जो होती है उसमें एनर्जी लेवल होता है कुछ समथिंग 2.5 समथिंग, 2.52 समथिंग। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट जो होती है माइनस में होता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है दैट इज समथिंग माइनस ऑफ 1.51 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है उसको हम लिखते हैं -0.85 और 86 समथिंग। मैं आपको अभी बता दूं ये मेरी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज है, तो आप प्लीज 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 एग्जैक्टली इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। प्लीज मुझे बताना मत कि सर आपने कुछ नंबर रॉन्ग लिखा, अरे ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। ठीक है, देन हमारे पास ऐसे ही हम जाएंगे तो nth ऑर्बिट जो आएगी, इनफाइनाइट ऑर्बिट जो आएगी, उसमें एनर्जी होगी 0। अब आप जरा सोच के बताओ कि कौन सी ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है। 0 में। 0 इज ग्रेटर देन ऑल दिस नेगेटिव वैल्यूज। इसके कंपेयर में इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके कंपेयर में इसके पास ऐसे कर करके है। समझ में आ गया। अब हम यहां बात करेंगे कुछ बहुत खास बात है बेटा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, फिफ्थ से, ऐसे यहां पे से कर सकते हैं, सेकेंड से फर्स्ट से आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो करेगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो भी करेगा, फिफ्थ से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इन दिस ऑल दी केस लास्ट इलेक्ट्रॉन आ सकता है इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। Whenever electron jumps from any orbit to the first orbit, it will release some amount of energy, and उस एनर्जी में आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h न्यू। उस एनर्जी को h की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी बेटा। आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या फिर आप न्यू को c/λ कर दोगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। और आपने ये वेवलेंथ पता की और आपको पता चला कि ये सारी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की वेवलेंथ है। यानी व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, इट विल रिलीज अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज छोड़ता है। कौन सी रेज छोड़ता है? यूवी रेज। सन पे भी बहुत सारे हाइड्रोजन है, और वहां जब भी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा इट विल रिलीज यूवी रेज, और वही अर्थ पे आने से ओजोन लेयर थोड़ा बहुत हमें बचा लेता है, बट स्टिल थोड़ी बहुत यूवी रेज तो हमारे तक पहुंच ही जाती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट पे आया, थर्ड से फर्स्ट पे आया, फोर्थ से फर्स्ट पे आया, तब उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, उसके बाद जो हायर ऑर्बिट से और नीचे आया तब जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, इन फ्रीक्वेंसी की सीरीज को हम बुलाते हैं लाइमन सीरीज। क्या बुलाते हैं बेटा? वी कॉल इट एज लाइमन सीरीज। हम उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज में यूवी रेज बाहर निकलती है। ठीक है, लाइमन सीरीज, क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम लाइमन था जिसने ये डिस्कवर किया। आई होप आपको समझा। नाउ व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, थर्ड टू सेकेंड, फोर्थ टू सेकेंड, फिफ्थ टू सेकेंड, nth टू सेकेंड, कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट में एक बार इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, इट विल रिलीज सम एनर्जी, और उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी विल लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गया? वो विजिबल रेस छोड़ता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करे, तो इट विल रिलीज विजिबल रेज।
ठीक है, विजिबल रेज रिलीज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी, समझा कि नहीं समझा? विजिबल रेज रिलीज करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इट विल रिलीज विजिबल रे। फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा, इट विल रिलीज विजिबल रेज। और इन सारी विजिबल रेज जो भी ये सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करते वक्त एनर्जी निकल रही है, उन सारी फ्रीक्वेंसीज है, उन सारी वेवलेंथ की सीरीज को हम बुलाते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बुलाते हैं? बाल्मर सीरीज। याद रखना इस चीज को, भूलना मत। इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। अभी कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, कभी भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से, लेट्स से फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड पे जंप करेगा, फिफ्थ से थर्ड पे जंप करेगा, सिक्स्थ से थर्ड पे जंप करेगा, nth ऑर्बिट से थर्ड पे जंप करेगा, तभी it will release some energy and those energy will lie in the region of infrared waves. वो infrared waves निकालते हैं, infrared waves, infrared rays बोल देता हूं तो थोड़ा infrared rays निकलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके कूल। अब ये जो भी फ्रीक्वेंसीज रिलीज हुई उनकी सीरीज को हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, क्योंकि पास्चन ने डिस्कवर की यार, कोई और लॉजिक नहीं है इसके पीछे। इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर जाए तो वी कॉल इट एज, तब हम उसे बुलाते हैं, कम ऑन एवरीवन, उसको हम बुलाते हैं ब्रैकेट सीरीज, क्योंकि जो वो रेज निकालता है वो इंफ्रारेड के थोड़े से आगे वाली, नियर इंफ्रारेड बोल सकते हैं हम, नियर इंफ्रारेड रेज निकालता है वो। समझ में आ गया? तो वो फिर फिफ्थ से फोर्थ वाला ट्रांजिशन हो, सिक्स से फोर्थ वाला हो, सेवन से फोर्थ वाला हो, इन्फिनाइट से फोर्थ पे आए इलेक्ट्रॉन, हमेशा जो भी वेव्स निकलेगी वो इंफ्रारेड से थोड़ी बड़ी वेव्स निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम ऑन एवरीवन, नाउ हियर वी गो फॉर द लास्ट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हिच इज कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर जाए, और जब भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करे, सिक्स से फिफ्थ पे, सेवन से फिफ्थ पे, या कहीं से भी फिफ्थ पे जंप कर जाए, तब हम उसे बुलाते हैं फंड सीरीज। क्या बुलाते हैं? फंड सीरीज। और तभी भी ये जो रेज निकालते हैं वो इंफ्रारेड के बहुत दूर की होती है, तो दिस आर फार इंफ्रारेड। समझ में आ गया? इंफ्रारेड से दूर की रेज निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज फार इंफ्रारेड रेज। समझ में आ गया? तो हमारे पास इन टोटल अब हमारे पास कितनी सीरीजेस है? एक है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फंड, पास्चन ब्रैकेट, फंड। ये ब्रैकेट को भूल मत जाना रे, ठीक है? ब्रैकेट। समझ में आ गया? जिस भी साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया उसके नाम पे उसको रख दिया। अब मैं आपको यहां सिर्फ एक बार इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, हमें ये तो क्लियर हो गया ना, लाइमन कौन है, बाल्मर कौन है। तो ये पहली सीरीज है लाइमन। कम ऑन, आप मुझे बताइए, एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। लाइमन कौन सी वेव्स निकालता है? वो निकालता है यूवी रेज, है ना? वो निकालता है यूवी रेज। उसके बाद बाल्मर सीरीज में कौन सी वेव्स निकलती है? बाल्मर सीरीज में निकलती है विजिबल रेज, है ना? विजिबल रेज निकलती है, ठीक है? उसके बाद पास्चन सीरीज में कौन सी वेव्स निकलती है? पास्चन सीरीज में कौन सी वेव्स निकलती है? वो निकलती है नियर वो एग्जैक्टली इंफ्रारेड होती है, ठीक है? इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज में, ठीक है? उसके बाद कौन सी सीरीज है बेटा? ब्रैकेट सीरीज में नियर इंफ्रारेड रेज निकलती है, नियर इंफ्रारेड। और फंड सीरीज जो होती है, फंड सीरीज में निकलती है फार इंफ्रारेड रेज। समझ में आ गया? फार इंफ्रारेड, इस चीज को भूलना मत। तो हमारे पास टोटल मिला के लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फंड, ब्रैकेट, ये सीरीजेस है। अब इनमें से अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई भी सीरीज में जस्ट उसके ऊपर वाली ऑर्बिट से आता है, जैसे कि ये, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से उस ऑर्बिट में आता है, जैसे कि ये, तो ये दोनों एक्सट्रीम हो गई, है ना? ये दोनों तो एक्सट्रीम सीरीजेस हो गई कि
ये जो भी वेव निकालेगा, ये जो भी वेव निकालेगा, इन दोनों के बीच में ही बाकी सारी वेव्स होगी, हाँ कि ना? कम ऑन। एक है सबसे लास्ट से इलेक्ट्रॉन आए, एक है जस्ट उसके ऊपर से आए, इन दोनों के बीच में ही बाकी सारी फ्रीक्वेंसी से बाकी सारी वेवलेंथ लाई करेगी ना, हाँ कि ना? समझा कि नहीं? इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऊपर की ऑर्बिट से जंप करे, n+1 से n पे जंप करे, n+1 से n पे जंप करे, n यानी कि क्या? कोई भी हो सकता है, सेकेंड पे थर्ड से, फोर्थ से थर्ड पे, फिफ्थ से फोर्थ पे, सिक्स से फिफ्थ पे, इसी तरह यहाँ सेकेंड से फर्स्ट पे, ये हो गई n+1 से n पे। तो कोई भी ट्रांजिशन जो n+1 ऑर्बिट से nth ऑर्बिट पे हो, उसे हम बुलाते हैं, कम ऑन एवरीवन, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, फर्स्ट मेंबर। और कोई भी ट्रांजिशन जब इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, या इनफाइनाइट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे, इनफाइनाइट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे, ऐसे कभी भी हो, तब उसे हम बोलते हैं सीरीज की लिमिट, सीरीज लिमिट। समझ में आ गया? सीरीज लिमिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट टू द nth ऑर्बिट। समझ में आ गया? ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये एक सीरीज जहां स्टार्ट होती है फर्स्ट वेव और लास्ट वेव, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? अब आपको ये हो गई फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, ये हो गई सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। क्या इसमें कोई डाउट है ना? ये हो गया आप सभी के लिए। यहां पर ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, ये हो गया सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। नहीं समझा? समझ में आ गया? ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज, ये हो गया सीरीज लिमिट ऑफ पास्चन सीरीज। ये सीरीज से ये फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी ऐसे एमिशन होता है। ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ये हो गया लास्ट मेंबर यानी सीरीज लिमिट, सीरीज के लास्ट है सीरीज लिमिट ऑफ द पास्चन ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ फंड सीरीज, ये हो गया सीरीज लिमिट ऑफ फंड सीरीज। समझ में आ गया? याद रहेगा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहां फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो होती है -13.6। कितनी होती है मैंने आपको बताई, यहां पे लिख देता हूं जल्दी से, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सीधा एनर्जी लिख रहा हूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ये बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितना बताया मैंने? सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल बताया -3.4 समथिंग। थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल कितना बताया मैंने? ये आपको बताया -2.5 समथिंग, 2.52 या 2.5 समथिंग, ठीक है? फिर फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल कितना बताया बेटा मैंने? आपको बताया -1.56। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल कितना बताया बेटा मैंने? आपको बताया -0. यहां पे ना शायद से 0.54 तक जाता है, 0.86 एक बार के लिए ये नहीं लेते शायद से, आप वेरीफाई कर लेना बच्चा। -1.52 ऐसा 51 या ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की माइनस समथिंग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप प्लीज इससे वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिकली उस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे वैल्यूज थोड़ा बहुत याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि मैं आपको एक चीज बता पाऊँ। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल था -0.54 या 51 ऐसा कुछ होता है, 54 बोल देता हूँ, ठीक है? प्लीज इन वैल्यूज को वेरीफाई करिएगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ओके चलो लेट्स गो अहेड। इसके ऊपर हम आते वापस। अब देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऊपर की ऑर्बिट से जंप करेगा। यहाँ एनर्जी है -3.4, यहाँ है -13.6, नेगेटिव साइन जाने दो। यहाँ आपकी एनर्जी 13 है, यहाँ 3 है, तो मुझे बताओ यहां से यहां जंप करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा। वही जगह पे इलेक्ट्रॉन की यहाँ n इज इक्वल टू इनफाइनाइट ऑर्बिट पे एनर्जी होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 0 है, यहाँ 13 है, तो 13 की 13 एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी।
समझ में आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऊपर की ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो वो तो डिफरेंस कम है ना एनर्जी का, तो तब उस केस में डिफरेंस जो कम है तो कम एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होगी और बड़ी वेवलेंथ वाली वैल्यू होगी। समझ में आ गया। तो आप इस चीज को भूलना मत, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहां पे देखो लाइमन और बाल्मर में, देखो लाइमन और बाल्मर में फर्क कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑलमोस्ट। बाल्मर और पास्चन में फर्क देखो सिर्फ 1.5 का ही है, ऑलमोस्ट 1.5 का ना, 3.4 और 1.5, ऑलमोस्ट 1.7 1.6 समथिंग। फिर पास्चन और ब्रैकेट में देखो -0.85 और 1.51, इन दोनों में डिफरेंस देखो सिर्फ कितना है, सिर्फ 0.8 का। इन दोनों यहां ब्रैकेट और फंड के बीच में तो डिफरेंस और भी कम है, 0.8 और 0.5 के बीच में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस है यहां पे, उससे कम यहां, उससे कम यहां, उससे कम इन दो ऑर्बिट में, उससे कम इन दो ऑर्बिट में। समझ में आ गया। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज वो जो है वो आप जितना ऊपर जाओगे उतना कम होते जाता है। इसीलिए इसने जो वेव्स निकाली वो हाई एनर्जी वाली निकाली। लाइमन पे जब आप फर्स्ट पे जंप करते हो ना तो ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स निकलती है, उसके बाद बाल्मर पे जंप करो तो विजिबल रेज निकल रही है। यूवी के कंपेयर में विजिबल रेज आर लेस एनर्जेटिक वेव्स, विजिबल रेज के कंपेयर में इंफ्रारेड आर मच लेस एनर्जेटिक वेव्स। उसके बाद तो हम इंफ्रारेड से भी और दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन will be greater than frequency of Balmer, will be greater than frequency of bracket, है ना, Paschen will be greater than frequency of bracket, will be greater than frequencies of fund। याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। इसीलिए आपको पूछे कि लाइमन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बाल्मर की, तो आपको अभी पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको यहां बताता हूं कि अगर आप वेवलेंथ की बात करो तो वेवलेंथ जो होगी वो लाइमन की कम होगी। लाइमन की वेवलेंथ, लाइमन की कोई भी सीरीज की बात करो, लाइमन की वेवलेंथ कम होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ पास्चन, कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट, कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ फंड। समझ में आ गया? ये आपको भी समझ गया, आई होप आपको समझा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, चलो, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यार। जो जस्ट उसके ऊपर की ऑर्बिट से ट्रांजिशन होता है ना, जस्ट उसके ऊपर की, वो पहला ट्रांजिशन है। उसके दूसरी ऊपर वाली ऑर्बिट से ट्रांजिशन होता है, दूसरा ट्रांजिशन है। उसके ऊपर की ऑर्बिट से ट्रांजिशन होता है, वो तीसरा ट्रांजिशन है। हर किसी में ऐसा ही है। तो जस्ट उसके ऊपर की ट्रांजिशन को हम बोलते हैं अल्फा ट्रांजिशन। उसके ऊपर की ऑर्बिट से जस्ट आता है तो उसको बोलते हैं बीटा ट्रांजिशन। उसके भी ऊपर की ऑर्बिट से आता है तो बोलते हैं गामा ट्रांजिशन। तो अल्फा, बीटा, गामा आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम दी उसके कंसेक्यूटिव ऊपर की ऑर्बिट्स। समझ में आ गया? इसमें ये फर्स्ट अल्फा ट्रांजिशन, बीटा ट्रांजिशन, गामा ट्रांजिशन, ऐसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बोलते जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ कि ना, कम ऑन एवरीवन। सो दिस इज द वे इट वर्क्स। ओके, अल्फा, बीटा, गामा समझा? अल्फा में हम n+1 से n पे आते हैं, बीटा में n+2 से n पे आते हैं, गामा में n+3 से n पे आते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अल्फा ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस कम है, 3.4 से 1.5, 1.5 का एनर्जी डिफरेंस है। बीटा ट्रांजिशन जो होता है उसमें एनर्जी डिफरेंस 3.4 से 0.85, ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग का ट्रांजिशन डिफरेंस है। फिर गामा के लिए हम यहां से आ रहे हैं, 5th से 2nd पे आ रहे हैं, ऐसा ही मतलब n+3 से n पे आ रहे हैं ना, तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट 3 का है। तो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है, एनर्जी और ज्यादा होती है इन दोनों। इस अल्फा के कंपेयर में बीटा के पास ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बीटा के कंपेयर में गामा के पास ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, वेवलेंथ लिखी जा रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा is less than frequency of beta is less than frequency of gamma। गामा में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। आप गामा, डेल्टा जो भी बोलना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी इस ट्रांजिशन में निकलती है जो सीरीज लिमिट वाला होता है। उसको भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। समझ में आ गया? इसको ही आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ बीटा
ट्रांजिशन एंड विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ गामा ट्रांजिशन। समझ में आ गया? ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये लाइमन बाल्मर पास्चन से, ये अल्फा बीटा गामा से। अल्फा बीटा गामा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन, ठीक है। अब आपको मैं सिर्फ यहां प्रूफ के लिए बता दूं, अल्फा ट्रांजिशन में लाल रंग निकल रहा है, बीटा ट्रांजिशन में देखो आप ध्यान से, तो यहां पे आपको येलो और सॉरी ग्रीन और ये सारे रंग निकल रहा है। गामा ट्रांजिशन में आप देखोगे ध्यान से तो आपको ब्लूइश रंग निकल रहा है। अल्फा इज हैविंग हाई वेवलेंथ, उसमें लाल रंग निकल रहा है, लेकिन उसकी लाल की एनर्जी कम होती है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। आप सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस, मैंने आपको समझाना है डिफरेंस क्यों लिख के दिया, ताकि आप समझ पाए कि ये डिफरेंस की वजह से ये सब हो रहा है। कई बार मुझे भी याद नहीं रहेगा कि भाई ये क्यों हुआ, लेकिन आई नो द कंसेप्ट कि भाई यहां पे देखो इन सब के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो अगर जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उतनी कम वेवलेंथ निकलेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक। मैं कब से वही बात बता रहा हूं जब मैं ये करा रहा हूं। समझा कि नहीं समझा? आई होप आपको याद रहेगा। तो आप बोल दीजिएगा अल्फा में रेड कलर निकलता है, बीटा एच बीटा, हाँ हाइड्रो, मतलब ये इसमें ना इतनी सारी बात है यार, एक 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 बताने में ऐसा लग रहा है कि वाह ये भी बता दो ये भी बता दो। जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात आई तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता भी है किसने डिस्कवर किया? बाल्मर ने। क्योंकि बाल्मर के केस में ना विजिबल रेज निकल रही, विजिबल रेज आंखों से दिख जाती है, इसलिए डिटेक्ट कर लिया, तब उसने बाल्मर सीरीज निकाली, फिर बाकी सारे साइंटिस्ट लग गए और उसने अपनी अपनी स्पेक्ट्रम निकाल ली, ठीक है। अब बाल्मर सीरीज का सबसे पहला उसके ऊपर वाला ट्रांजिशन, अल्फा ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज इज कॉल्ड एज एच अल्फा, ठीक है। उसके बाद हो गया एच बीटा, उसके बाद हो गया एच गामा। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सेकेंड ऑर्बिट का जंप है। सेकेंड में कहां से आता है? इसमें तुम इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड से सेकेंड, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है फोर्थ से सेकेंड, और इसमें इलेक्ट्रॉन आता है फिफ्थ से सेकेंड। इसके बाद एच डेल्टा भी लिख सकते हो, और उसमें इलेक्ट्रॉन आता है सिक्स से सेकेंड। ऐसे कितने सारे ट्रांजिशन हम बना सकते हैं, समझ में आ गया? बाकी एच अल्फा बीटा गामा के लिए ये सारी चीजें वैलिड है। आई होप आप याद रखेंगे। अल्फा में रेड कलर निकलता है, बीटा में आप बोल दीजिएगा ग्रीन कलर निकलता है, और गामा के लिए आपको बोलना है ब्लू कलर निकलता है। अगर ऐसा बोला जाए तो याद रहेगा, वेवलेंथ ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ बीटा देन वेवलेंथ ऑफ गामा, ऐसा सब। आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। अमेजिंग। अब हम सीधा सीधा सब कुछ पढ़ चुके हैं, इन सारी चीजों को अप्लाई करके आपको थोड़े बहुत टेबल्स और वैल्यूज बता दूं, एंड देन वी आर डन गाइस। आप देखो, आपको जो मैंने यहां बोला ना फर्स्ट मेंबर के लिए, फर्स्ट मेंबर यानी कि कौन सा ये है ना फर्स्ट मेंबर, n+1 से n पे आना, इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है कंपेयर टू सीरीज लिमिट। सीरीज इसमें फर्स्ट मेंबर में एनर्जी डिफरेंस कितना है? 13 और 3.4 के बीच में ऑलमोस्ट 10 का एनर्जी डिफरेंस है। लेकिन वहीं पे इनफाइनाइट यानी कि सीरीज लिमिट वाली जो ट्रांजिशन है, उसमें आप एनर्जी डिफरेंस देखो, उसमें एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। 13.6 और 0 के बीच में 13.6 का एनर्जी डिफरेंस है। तो ये ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इस ट्रांजिशन के कंपेयर में। तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर जो होता है उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, और उसी कम एनर्जी की वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और हायर वेवलेंथ रिलीज होती है। हायर वेवलेंथ यानी ये केस में लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ जो पॉसिबल है ना इस पूरे के पूरी लाइमन सीरीज की, वो मैक्सिमम वेवलेंथ इस केस से निकलेगी जस्ट उसके ऊपर के जंप से। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन आता है यहां से इनफाइनाइट ऑर्बिट जहां एनर्जी उसके पास 0 है और आता है -13.6 पे, एनर्जी डिफरेंस देखो 13.6 का है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा मीन रिलीज करेगा। वो जो वेवलेंथ रिलीज करेगा वो मिनिमम वेवलेंथ होगी फॉर दिस एंटायर सीरीज। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये लैम्बडा मैक्स ट्रांजिशन हो गया और ये लैम्बडा मीन ट्रांजिशन हो गया। इसी तरह से ये लैम्बडा मैक्स ट्रांजिशन हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फॉर द बाल्मर सीरीज, एंड दिस बिकम्स द minimum wavelength वाला ट्रांजिशन फॉर बाल्मर सीरीज। दिस बिकम्स द मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन फॉर पास्चन सीरीज। दिस बिकम्स, ये पास्चन ही है ना, हाँ, दिस बिकम्स द मिनिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन इन पास्चन सीरीज। दिस बिकम्स द मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन फ्रॉम द फिफ्थ टू द फोर्थ becomes the maximum wavelength वाला transition in the bracket series, and this becomes the minimum wavelength वाला
transition in bracket series. This becomes the maximum wavelength wala transition in fund series and this becomes the minimum wavelength wala transition in fund series. I hope आपको समझाइए. Now everything is clear guys. Now what we just want is theory. बाकी सब यहाँ लिखा हुआ है आप सभी के लिए, यहाँ दिया हुआ है मैंने. अब वो वेवलेंथ की वैल्यू कैसे निकालनी है? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, उस वेवलेंथ को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/λ. ये 1/λ को आप चाहे तो न्यू लिख सकते हैं, ये न्यू बार. एक्चुअली दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज वेव नंबर. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज वेव नंबर. याद रखना, इससे हम कहते हैं वेव नंबर. अच्छा, मैंने यहाँ जो वैल्यूज उसमें लिए वो उसको करेक्ट कर देता हूँ, बाकी ऐसा ना हो जाए. यहाँ पे -3.4 -1.51 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग. बेटा दिस आर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. आई एम टेलिंग यू थर्ड टाइम इन दिस सेम क्लास. ओके, प्लीज इसे वेरीफाई करिए. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे मैं आपको जो कन्वे करना चाहता हूँ कि किस में ज्यादा वेवलेंथ निकल रही है, किस में कम, वो इस लॉजिक से कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज द ओनली लॉजिक इन दिस एंटायर चैप्टर. वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ. 1/λ भी वेव नंबर कहा जाता है. इसका फॉर्मूला होता है R. चाहिए तो आप Z² कर सकते हो. Z इज एटॉमिक नंबर. हम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे इसलिए Z की वैल्यू 1 डाल दी और R ही बच गया. इंटू 1/N1² माइनस 1/N2². यहां बच्चों जो ये N1 है, दिस इज ऑलवेज द लोअर ऑर्बिट, जहां जंप होके आएगा इलेक्ट्रॉन. ये N2 जो है वो हमेशा हायर ऑर्बिट रहेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा. समझा कि नहीं? हाँ कि ना? कम ऑन. सो दिस इज द थिंग. और ये जो R है ना, वो बढ़िया चीज है भाई. R बढ़िया चीज है. R को हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट. रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर. रिडबर्ग्स कांस्टेंट का ना यूनिट पूछा जाता है कई बार. इट इज जस्ट 1/मीटर. और उसका डायमेंशन तो और भी खूबसूरत चीज है. डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज L-1. इट इज एज सिंपल एज दैट. द नेम सिंपली टेल्स यू क्या होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. डोंट वरी यार, हम ज्यादा सोचते हैं, है ना. कई बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आपको पता है, वो कहते हैं कि भाई ये कम लगाओ, है ना, दिमाग कम लगाओ, और दिमाग कम सोचने में कम लगाओ. सीखने में तो लगाना पड़ेगा ना छोटे. दिमाग सोचने में कम लगाओ, कि भाई इतना नहीं सोचने का, मेहनत पे फोकस करने का. आप जस्ट सर झुकाओ, मेहनत करो, दुनिया आपको सर उठा के देखेगी. ठीक है, एनी भी चॉइस, लेट्स गो अहेड. बाकी इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे से नहीं होता भाई. ठीक है, चलो. ये है आपका फॉर्मूला. रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल के ये सारी वैल्यू. अब इसी फॉर्मूला में यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1² माइनस 1/N2². इस फॉर्मूला में आप अलग अलग वैल्यूज डालते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप किया. थर्ड से सेकंड जंप किया तो थर्ड और सेकंड. इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप किया तो 2 और 1. इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट पे जंप किया तो 5 से 1. इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट पे जंप किया तो इन्फिनिटी से 1. ऐसा डाल देने का, बस खत्म. उस वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी. R की वैल्यू तो मैंने आपको वैसे ही बता दी, है ना. तो अगर हमें कोई बोले कि लैम्बडा मैक्स निकाल के दो, लैम्बडा मैक्स यानी फर्स्ट मेंबर निकाल के दो, ऐसा कोई भी दो में से कोई एक बात बोल देना, आपको पता होना चाहिए कि आपको n+1 ऑर्बिट पे से nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है. कहां पे? n+1 से nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को जंप कराना. इस चीज को भूलना मत. तो n1 की वैल्यू, लोअर ऑर्बिट विल बी n, हायर ऑर्बिट विल बी n+1. सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वैल्यू. ये शॉर्टकट है. आपको लैम्बडा मैक्स कोई भी ऑर्बिट का पूछे, लाइमन का पूछे, लाइमन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 डाल दो, n की वैल्यू 1 डाल दो, आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लाइमन सीरीज का लैम्बडा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा. आपको पूछे बाल्मर का लैम्बडा मैक्स बताओ या बाल्मर का फर्स्ट मेंबर बताओ, बाल्मर इज फॉर सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 डाल दो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. समझा कैसे आया? सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके लाया है. आपको कोई पूछे लास्ट लाइन बता दो सीरीज की, या सीरीज लिमिट बता दो, या लैम्बडा मीन बता दो, तो आप बोलोगे उससे कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है. यहां पे इलेक्ट्रॉन n+1 से n में जंप करता था, यहां इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से उस nth ऑर्बिट पे. लाइमन के लिए पूछे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 डाल दो, लाइमन के लिए लैम्बडा मीन वैल्यू मिल गई. बाल्मर के लिए पूछे, n की वैल्यू 2 डाल दो, सेकंड ऑर्बिट के लिए बाल्मर. तो यहां पे आपको बस वैल्यूज डालनी है, आपका आंसर लैम्बडा मीन का आ जाएगा.
याद रहेगा। इसी तरह से कोई कभी कभी लैम्बडा मैक्स अपॉन लैम्बडा मीन, काफी बार ऐसा सवाल पूछा गया, लैम्बडा मिक्स इसका बताओ, लैम्बडा मीन इसका बताओ, तो एन की वैल्यू डालते जाए यार, आराम से हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला में आप अगर एन की वैल्यू डालोगे, दिस इज फॉर द सेम सीरीज, लाइमन का लैम्बडा मैक्स, लाइमन का लैम्बडा मीन, उसका आंसर है ये। बाल्मर का ही लैम्बडा मैक्स, बाल्मर का ही लैम्बडा मीन, ये आंसर है। अब क्या होता है पता है, नीट वाला तुम्हारे साथ खेल लेता है। क्या खेलता है, लाइमन का लैम्बडा मैक्स लो, बाल्मर का लैम्बडा मीन लो, रेशियो बताओ। तब ये नहीं चलेगा ये फॉर्मूला, तब ये नहीं चलेगा, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तब लाइमन के लिए आपको लैम्बडा मैक्स एन की वैल्यू 1 डाल के अलग से निकालना है, बाल्मर के लिए लैम्बडा मीन आपको एन की वैल्यू 2 डाल के अलग से निकालना है, देन यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको ये सब मगजमारी ना करनी पड़े, उसी लिए मैं आप सभी के लिए एक टेबल लेके आया हूं, है कि नहीं। Here's the table for all of you. Come on. देखो इस टेबल को समझ लो. This only table is going to give you entire thing. Okay, come on. Let's go ahead. आप देख सकते हैं यहां पे पहला है लाइमन सीरीज. लाइमन यानी कि फर्स्ट सीरीज के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम बात कर रहे हैं. तो ये जो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट टाइम 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. इस फॉर्मूला में n1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगी. अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो n की वैल्यू, ये जो फाइनल वाला ना, उसकी वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, जहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डाल दो. लेकिन आपको पूछ लिया फर्स्ट मेंबर बताओ. फर्स्ट मेंबर तब होता है जब आप सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आओ, फॉर द केस ऑफ लाइमन. और उस केस में लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू होती है, लैम्बडा मैक्स फर्स्ट मेंबर के लिए लैम्बडा मैक्स होता है बेटा, ठीक है. वो वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करते वक्त ही होती है. और आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया, अदरवाइज आप इससे इस तरह से सॉल्व. इस फॉर्मूला में n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 डालो, जैसे यहाँ 2 to 1 लिखा है, तो n2 की वैल्यू 2 डाल दोगे तो आपका आंसर ये आएगा. यू कैन सिंप्लीफाइड एंड यू कैन गेट दिस आंसर. और उसी तरह से सीरीज लिमिट यानी इन्फिनिटी से उस nth ऑर्बिट पे आना, उसको बोलते सीरीज लिमिट. तो उसके लिए ये फॉर्मूला 1/r. और मैंने आपको एनी विच वे शॉर्टकट तो बता ही दिया है. इसका शॉर्टकट तो बहुत सिंपल है. लाइमन इज फॉर द फर्स्ट सीरीज 1 का स्क्वायर अपॉन r इज द लैम्बडा. बाल्मर इज फॉर द सेकेंड सीरीज तो 2 का स्क्वायर अपॉन r, है ना. इजी है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज तो इजी करके दे दी. पास्चन थर्ड सीरीज के लिए है तो थर्ड के लिए 9/r, 3 का स्क्वायर अपॉन r. ब्रैकेट फोर्थ ऑर्बिट के लिए, फोर्थ सीरीज के लिए है तो आप यहां पे 4 का स्क्वायर अपॉन r कर दोगे. फंड फिफ्थ ऑर्बिट के लिए है तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर अपॉन r. ये सारी लैम्बडा मीन की वैल्यू है, यानी सीरीज लिमिट की वैल्यू है. दिस आर द लैम्बडा मीन. नहीं समझा? लैम्बडा मीन की वैल्यूज तो निकालना बहुत आसान है यार. मैं तो कहता हूं याद रख लो. इसके लिए 911 एंगस्ट्रॉम होती है. तो इससे ना आपको 1/r की एक वैल्यू याद रख लेनी है. 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम. खत्म बात, सिंपल एज दैट. 1/r की वैल्यू कितनी है, 911 एंगस्ट्रॉम. आपको यहाँ है 4/r, 4 इंटू 911, 9/r, 9 इंटू 911, 911. अरे यार याद करो 911 कौन से देश का इमरजेंसी नंबर है, ठीक है. एनीवेज चलो 16/r, 16 इंटू 911. डू इट एंड गेट द करेक्ट आंसर. एज सिंपल एज दैट. इन एमस्ट्रॉन्ग ओनली डायरेक्ट आंसर आ जाता है. समझा कि नहीं? ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए. बाकी ये लैम्बडा मैक्स कैसे निकालना है, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने आपको यहां बताया, n² n+1 द होल स्क्वायर 2n+1 इंटू r. ये फॉर्मूला से आपको निकलेगा लैम्बडा मैक्स, ठीक है. इसमें आपको ये याद रखना है तो याद रख सकते हो. अदरवाइज मैं तो हमेशा यही सजेशन देता हूं कि इस फॉर्मूला में आपको जिस भी, अगर आपको बोल दिया पास्चन का लैम्बडा मैक्स बताओ, तो पास्चन में थर्ड ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से, तो यहाँ 3 रखो, यहाँ 4 रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर लाके दे दो ये, ठीक है. आई होप आपको याद रहेगा. लेकिन मेरा आपको सजेशन भी है, 3 वैल्यूज याद रख लेनी चाहिए, तीनों आपका काम हो जाएगा. दिस इज द एंटायर टेबल, यू कैन रिमेंबर इट. और आपको अगर पूछना है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ही nth ऑर्बिट से, लेट्स से मैं आपको बोल देता हूं, सेकंड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे जंप करना है, फिफ्थ से फर्स्ट पे जंप करना है, या तो मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ये ऑर्बिट्स बना दी मैंने, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. ये एक अलग से फॉर्मूला बेटा, काफी बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यहां इलेक्ट्रॉन है
तो वो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप कर सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जंप करेगा, या फिर यहां से यहीं जंप कर लेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर यही पॉसिबल हुआ। तो कितने नंबर ऑफ टोटल ट्रांजिशन पॉसिबल, हमें ऐसे कर करके बताना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मैं डायरेक्ट आपके लिए आंसर लेके आया हूं कि ये कर दो n2 - n1 + 1 n2 - n/2। इससे आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पता चल जाएंगे कि कोई भी पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, इजी, cool. So this is all about this class. और आप सभी के लिए कुछ questions के topics बता देता हूं मैं कि कैसे questions आते हैं। The ratio of the wavelengths of the last line of the Balmer, last line यानी lambda mean यानी कि क्या हो गया? बाल्मर के लिए पूछा है। बाल्मर यानी सेकेंड ऑर्बिट यानी 2 का स्क्वायर 4/r। हाँ, मजा आ गया, 4/r। ठीक है, हो गया ये। फॉर द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, ये बाल्मर के लिए है। अभी लाइमन के लिए बोलो, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर यानी कि लैम्बडा मीन ऑफ लाइमन यानी फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर अपॉन r। अरे यार, टेक द रेशियो, क्या आंसर आएगा बता, तू ही बता दे मेरे को कमेंट बॉक्स में। कम ऑन, ये आप इन दोनों का रेशियो कर दोगे 4/1, आंसर इज 4। कम ऑन एवरीवन, दिस इज इजी, राइट? हाँ कि ना? इट इज टू इजी, आई टुक माई टाइम, लेकिन अब आपको कोई इस कंसेप्ट में बीट करके बताए, आई गारंटी आपको सब आता है इसमें। ठीक है, चलो अब कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है नीट आपको। यहाँ और यहाँ 2 सवाल दिए, आपको चाहिए तो मैं एक सवाल करके दे देता हूँ, ये करके दे देता हूँ, एक आप होमवर्क में कर लेना ये वाला। ठीक है, चलो आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स यानी कि एक उसके ऊपर की, जस्ट ऊपर के ऑर्बिट से आना, ऑफ द लाइमन का लैम्बडा मैक्स है, यानी सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। चलो मैं आपको सब बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन बाल्मर का भी आपको लैम्बडा मैक्स चाहिए। बाल्मर, ये भी लैम्बडा मैक्स फॉर बाल्मर, यानी कि बाल्मर में कहां से थर्ड से सेकंड पे आना होता है। ठीक है, ये सीरीज है। अब आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करने का है। लाइमन का लैम्बडा मैक्स, बाल्मर का लैम्बडा मैक्स, ये रहा 4/3r, 36/5r, तो ये रख देने का, डिवाइड करके आंसर ला देने का। 4/3r डिनोमिनेटर में आ रहा है, 36/5r। ठीक है, बस सिंप्लीफाइड आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, डिवाइड बोथ ऑफ देम, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आई थिंक 5/27 आ जाएगा। ठीक है, डू दिस, हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा ये सेशन। आई टुक माई टाइम बट दिस कंसेप्ट इज नाउ क्लियर एंड गारंटीड 1 क्वेश्चन इज डन। ठीक है, इट टेक्स गट्स to watch the entire session of, I think it is of 52 minutes till the end, when your NEET exam is just 3 days away. I understand that. ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा नहीं बता सकता था, पूरा बताना था मुझे। ठीक है, एनी विच वेज आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जरूर आंसर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कैसा आपको लगा ये सेशन। अगले क्लास में मैं आप सभी को और बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी ट्रिक्स वाले सेशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, और बताइए उनको कि यू आर डन विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगा। क्या आपको मजा आया? मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मजा आया। कम ऑन एवरीवन, आई वांट टू टेल यू वन थिंग बेटा, आखिरी मोमेंट तक मेहनत करना। 5 तारीख के बाद आपको रेस्ट ही रेस्ट है, आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पहले प्लीज ऐसा मत सोचेगा कि आई नीड माई मेंटल पीस, आई वांट टू टेक रेस्ट। अरे ये सब मिथ है यार, जो मेहनत करने पे जिसके पास विजन होता है वो कर ही लेता है। एंड आई नो यू गाइज आर द वन जो मेहनत करोगे। ठीक है, तब भी आप यहाँ हो। मेरे साथ कोई भी बच्चे का जमता नहीं है। जो बच्चा सीरियस होता है ना पढ़ाई में, वही मेरे सेशन एंड तक पहुंच पा, वही मेरे सेशन एंड तक देखता है, वही कमेंट भी करता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।